मैं तीसरी जंग न्यूज़ से आपका विशाल नारायण शर्मा आपके बीच। और आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो शख्सियत किसी नाम की मोहताज नहीं है। उस शख्सियत ने हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के एशिया के कई देशों में अपने फोटो पत्रकारिता और साथ ही साथ उसकी बारीकियाँ और चुनौतियाँ और जोखिम उठाने के बाद आज वो फर्श से अर्श तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं आज वो हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मनोज अलीगढ़ी जी। मनोज अलीगढ़ी जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करूँगा कि आज आप तीसरी जंग न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आए। विशाल भाई आपका और तीसरी जंग विशाल जी तीसरी जंग और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो अलीगढ़, नमस्कार अलीगढ़। मनोज जी, मैं एक खास बात आपसे पूछना चाहूँगा कि मनोज अलीगढ़ी जो आपको खिताब मिला वो अलीगढ़ से मिला है कहीं ना कहीं, तो उस खिताब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? विशाल भाई आपने लगभग 2 दशक पुरानी बातों को ताज़ा कर दिया है। मैं अलीगढ़ एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में था। उसके बाद मुझे एनसीआर जाना पड़ा और एनसीआर जाने के बाद मैं एक समाचार पत्र में वहाँ पर जुड़ा। वहाँ के संपादक जी थे राज कौशिक जी, जो अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद के इंचार्ज हैं अमर उजाला के। और उन्होंने मुझे, क्योंकि मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर था, महामेधा मल्टी एडिशन में पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती थी और मुझे बहुत प्रेम और वो आशीर्वाद रखते थे। मेरी तस्वीरों को ऑल एडिशन लगा दिया करते थे, जितने भी एडिशन थे सब पे लगा देते थे। खासतौर से फेस्टिवल्स के टाइम पर जब स्टाफ घरों की ओर चला जाता है जी। तो पिक्चर की आवश्यकता होती है, एजेंसीज से भी जो हमें ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही थी, तो तस्वीरों से काम चल जाता था क्योंकि नया अखबार था। तो वहीं पूरी यूनिट में बहुत सारे लोग थे, लगभग 100-150 का स्टाफ था। उन्हीं ने मेरा नाम अलीगढ़ी अलीगढ़ी कहना शुरू किया। जी। और अलीगढ़ी जो मजाक मजाक में जो अलीगढ़ी था जी। वो आज आपके सामने मनोज अलीगढ़ी के नाम से जाना जाने जी। लगा। मैं एक और ख़ास बात आपसे करना चाहूँगा, निजी सवाल भी आपसे करना चाहूँगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बिना परिवार के कैसे चल सकते हैं हम लोग। पिता के आशीर्वाद, माता के आशीर्वाद, बड़े भाइयों का स्नेह और प्रेम, बहनों का प्रेम, उसी से हम लोग यहाँ तक आए। हम माता पिता हमारे आर्मी में थे और इंडियन इंडियन पोस्टल सर्विस में, आर्मी में। और माता हमारी मदर जो हाउस वाइफ थी, और उनके साथ मेरे 4 बड़े भाई और 4 बड़ी बहनें जी। हैं, जो जिनका मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। लेकिन पिताजी हमें छोड़कर जी। 19 मई 2019 को जी। वो स्वर्ग सिधार गए। और उनका आशीर्वाद और प्रेम अब भी मेरे साथ है, जो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ आगे बढ़ने का। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि कभी भी मैं जब संकट में होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे चारों ओर मेरा सुरक्षा कवच बनकर खड़े हुए हैं और मुझे धीमे से धक्का लगाकर आगे की ओर बढ़ा देते हैं। एक और ख़ास बात पूछना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका एक बेटा है और उस बेटे ने भी अपना नाम गिनीज़ ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, तो कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो विवेक कुमार नाम है उसका। विवेक ने स्केटिंग में और बॉक्सिंग में जी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर गिनीज बुक में, स्केटिंग में गिनीज बुक में 2 बार अपना नाम अंकित करा चुका है। और बाकी स्टडी चल रही है और प्रयास कर रहे हैं हम कि उसको पढ़ाकर थोड़ा सा प्रयास करें एक जो मेन स्ट्रीम में लाने का। जो समाज में लगातार परिवर्तन जो हो रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही चाबी है, अगर हम बराबरी करेंगे उस परिवर्तन के साथ दौड़ने के लिए, वो चाबी है शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम हर टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, हर कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं और आगे आने वाली चुनौतियों से हम आगाह हो सकते हैं कि हम शिक्षित हैं, तभी तो हम समझ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें दूरदृष्टि का जो खतरा है जी। उसकी हमें जानकारी नहीं हो सकती। जैसे कि एक बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा मुझसे आगे बढ़े, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर कोई पिता, मैं तो आपका भाई हूँ,
पहले कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन वक्त के पहिए ने सब कुछ बदल दिया है ना। और बड़े बड़े स्पोर्ट्स देख सकते हैं। अभी पिछले दिनों जो फुटबॉल हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल ने कीर्तिमान स्थापित किया जी, और क्रिकेट में हमारा भारत अक्सर हमें सम्मानित कराता रहता है, गौरवान्वित महसूस कराता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो ये बच्चे खेल कर ही आगे बढ़ते हैं और हम प्रयास करेंगे, बच्चा अगर जब तक खेलने की उम्मीद रखेगा, जैसे हमारे संसाधन होंगे हम उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मनोज जी, पिछले 3 दशकों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप क्या अंतर पाते हैं? क्या? देखिए विशाल भाई, हमने बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हुए देखा है। जो शब्द है ना सदी, जी, उस सदी को हमने एक एक दशक में एक एक सदी को बदलते हुए देखा है। हमने हल से खेत जोतते हुए किसान को देखा जी, एक बैल से हल से एक किसान खेत जोतता था, जी, उसके बाद में 2 बैल आए, जी, एक ही किसान होता था, फिर उसके बाद में ट्रैक्टर आया, जी, फिर उसके पीछे जो कृषि के आधुनिक संसाधन होने लगे, खेत जोतने की व्यवस्था, या आलू की किस तरीके से फसल को वो करा जाए, गाजर के लिए अलग व्यवस्था है, धान की बड़ी बड़ी हाईवा मशीनें लग रही हैं। अब धान पानी भी अगर खड़ा हुआ है खेत में तो धान की ऊपर की बालियां कट जाएंगी, गेहूं की बालियां कट जाएंगी। आधुनिक तकनीक में जिस तरीके से कृषि प्लेटफॉर्म में परिवर्तन हुआ, ठीक उसी तरीके से पत्रकारिता में भी संचार के माध्यम से टेलीकॉम जो दुनिया है, अब पूरे तरीके से कर लो दुनिया मुट्ठी में जो स्लोगन था, जब हम सुना करते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था, मुट्ठी में दुनिया कैसे हो सकती है। लेकिन वो आज की डेट में बिल्कुल सार्थक हो रहा है और 100% कर लो दुनिया मुट्ठी में का जो स्लोगन है वो हमारे सामने नजर आ रहा है और हम उसको इस मोबाइल के माध्यम से सारी दुनिया की सैर सपाटा कर सकते हैं, कहीं भी एकोमोडेशन की व्यवस्था देख सकते हैं, कहीं भी शिक्षण संस्थान के बारे में हम पता कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा कहाँ पर हो रही है और बेहतर गेम किस देश में हो रहा है, कौन बेहतर ट्रेनिंग दे सकता है हमें, कौन बेहतर संपादन कर सकता है, किस समाचार पत्र का प्लेटफॉर्म डिजिटल है, उससे हमें बहुत सा लाभ मिल रहा है। तो परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है। और पत्रकारिता की जो आपने सवाल पूछा विशाल जी, पत्रकारिता का सवाल बिल्कुल साफ और सपाट है। डिजिटल क्रांति है ये, डिजिटल क्रांति जिसको कहते हैं जी। पलक झपकते ही जी अमेरिका की खबर आपके मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं जी। पहले समाचार पत्रों में प्रिंट के वक्त में समय लगता था, सदियों के साथ साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि सदी, हमने एक दशक में एक सदी को देखा है, हमने क्रांतिकारी परिवर्तन देखे हैं। मिट्टी से हम लोग प्लेन में पहुंचे, जमीन से प्लेन में पहुंचे और टाइपराइटर से टाइपिंग से जी, जो टाइपराइटर चला करते थे, जो हमारे नौजवान शायद अब भूल गए, कंप्यूटर ने जगह ले लिया, मोबाइलों ने जगह ले लिया, उस टाइपिंग का पूरा काम मोबाइलों के माध्यम से, अब तो बोलने से भी टाइपिंग हो सकती है, हिंदी इंग्लिश और बहुत से देशों की भाषाओं को आप हिंदी में बोलकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्रांति हुई है। मनोज जी, मैं एक और खास बात आपसे करूंगा कि आपने बहुत ही चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता भी की है, जोखिम भरी पत्रकारिता भी की है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कई एक दंगों को में पत्रकारिता की है और उस समय के हालात, क्योंकि जान जाने का भी डर रहता है और मौत का खौफ किसको नहीं होता, लेकिन बावजूद उसको चीरते हुए आप ऐसे माहौल में आपने पत्रकारिता की है, क्या कहना चाहिए? विशाल भाई, एक फिल्म की बहुत ही शानदार पंक्ति किसी लेखक ने लिखी है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। तो विशाल भाई, जब महबूबा हमारी मौत है तो हमें खतरों से क्या डरना। बिल्कुल। एक स्वस्थ समाज की रचना हमारे जैसे, आप जैसे ही लोग कर सकते हैं, जो समाज में छोटी छोटी बातों पर लड़ना, हिंदू मुस्लिम दंगा होना, छोटी छोटी बात पर 100 200 500 रुपए के लिए किसी की हत्या कर देना, बलात्कार, अपहरण और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जिसको बोलते हैं जी। ऐसी कंडीशनों में लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो रहे हैं,
ऐसे में मेरे जैसे व्यक्ति को, आप जैसे व्यक्ति को, जी जो समाज के संभ्रांत दूरदृष्टि व्यक्ति हैं, उनको मैं ही नहीं कह रहा, मेरे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, उसे एक स्टूडेंट भी अगर जिम्मेदार व्यक्ति बनकर अगर अपने कर्तव्यों को निभाएगा तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भेजकर हम इन कुरीतियों को, यानी जो विवाद हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, उनको बड़े लेवल पर दिखा के, एक सामाजिक भय दिखा के लोगों को, और ऊंच नीच में अंतर बता के उनको रोका जा सकता है। और इसी प्रयास को हम लगातार करते आ रहे हैं। और बहुत से लोग समाचार, यानी मेरी जो तस्वीरें हैं, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया, जिसके लिए मेरे ये दोस्त मुझे पहचानते हैं, जी और मेरी आत्मा जी ही मेरी फोटोग्राफी जी की लाइन है। और जिस तरीके से सांस हम लेते हैं ना, उसी तरीके से हम तस्वीरों पर वर्क करते हैं। महमूद जी, वो तस्वीरें नहीं, एक बात पे कहूँ, वो तस्वीरें नहीं विशाल जी, वो भावनाएं हैं। भावनाएं। हम किस तरीके से, किस मेहनत से अभी देखिए, कल हरदुआगंज में लिफ्ट गिर गई, एक श्रमिक की मौत हुई, कई जी घायल जी हुए। वो भी मजदूरी कर रहे थे, जी मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ। एक लाइफ स्टाइल है हमारा, वर्किंग का करने का तरीका है। हम अपनी श्रम करके एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत से लोग श्रम करके अपनी जेबें भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो जेबें तो भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का कभी भी आपको निर्वहन। निर्वहन करना। एक और खास बात कि कैमरे को तीसरी आंख कहा जाता है, बिल्कुल। और वह एक शायर की बहुत खूब पंक्तियां हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आखिर। ये तीसरी आंख है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने कैमरे में कैद किया है, बहुत अच्छे फीचर भी कैद किए हैं, और ऐसे ऐसे फीचर जो कि देहात से हों और चाहे शहरी हों, सभी तरीके की पत्रकारिता आपने की है फोटोग्राफी के द्वारा। क्या कहना चाहिए विशाल भाई, आप एक पत्रकार के साथ साथ में बहुत ही शानदार कवि भी हैं, गीतकार भी हैं। मैं अक्सर आपके शानदार नगमों को सुनकर प्रफुल्लित हो उठता हूँ। आपने गोपाल दास नीरज का यकीनन नाम सुना होगा। बिल्कुल उनकी एक पंक्ति है, जी बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। तो विशाल भाई, जी ये आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, आदरणीय जी पद्म श्री पद्म पद्म भूषण भूषण। गोपाल दास नीरज जी की इन पंक्तियों को मैं गुनगुनाते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। और जो आपने कहा कि भूकंप, जी नेपाल का भूकंप हो, जी जी हाँ या कोसी का कहर हो, जी जी या उत्तराखंड की त्रासदी हो, त्रासदी, या इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों का तांडव हो, तांडव, तो ये एक कोमल हृदय, या एक कह सकते हैं यायावर व्यक्ति ही इस चीज को समझ सकता है। लोगों को भय लगता है भाई, बाहर जाने से कोई दिक्कत ना हो। अभी हम फ्लाइट से कहीं यात्रा कर रहे हैं, उस समय कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर क्या होगा। ट्रेनों, अभी देखा होगा आपने, 4 दिन पहले ही एक युवक बिहार के लिए यात्रा कर रहा था, जी और किस तरीके से एक सब्बल उड़ते हुए आया। लोग आश्चर्य कर रहे हैं, जिनका जीवन निकल गया पत्रकारिता से, ऐसी कवरेज कभी नहीं कर रही उन्होंने। मतलब ट्रेन में बैठा व्यक्ति बाहर से आई सब्बल से मौत के घाट चला जाता मौत है। के घाट पर। तो निश्चित है, प्रकृति ने हमें लिख दिया है कि हमारा समय निर्धारित है, और जो वक्त हमें जीना है, जो नेचर ने दिया है, परमेश्वर ने कहा है कि जितना जीना है उतना आनंद लीजिए, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। हम तीसरी आंख के माध्यम से गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, और जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, दबंगों द्वारा अत्याचार हो या प्रकृति द्वारा, जब हम नेचर को छेड़ेंगे, यानी पेड़ प्रकृति से काटेंगे, छेड़छाड़ करें। छेड़छाड़ करेंगे, और बालू, नदियों में से लगातार बालू का खनन कर रहे हैं हम लोग, जी इस तरीके से पत्थरों को डैमेज कर रहे हैं हम लोग। एक जो प्रकृति है उसका सौंदर्यीकरण जब हम बिगाड़ेंगे तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और उसमें बाढ़, भूकंप और ना जाने क्या क्या चीज़ सामने आएंगी। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग, आप लोगों तक, जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो रीडर हैं समाचार पत्रों के, उस अपनी मेहनत से आप तक
दिखाने का प्रयास करते हैं और मात्र इतना उद्देश्य होता है कि दबे कुचले शोषित गरीब लोग जो आपके पड़ोस में घर गली मोहल्ले में हैं उनकी किसी ना किसी रूप में मदद करें। जिस तरीके से ईद पर मैंने अक्सर ईद की जी। कवरेज की है, लोग आपने मुझे ईदगाह की कई बार अक्सर की है, तो मैं वहां पर तिलावत जब की जाती है वहां पर तो एक मौलाना साहब बोलते हैं, सबसे पहला हिस्सा उस गरीब को दो जो तुम्हारे पड़ोस में है, क्या ना जाने उसके घर पे आज क्या बनना है, तो अपनी खुशी का थोड़ा सा हिस्सा उसको दो, दूसरा हिस्सा अपने परिवारीजनों को और तीसरा उन लोगों को दो जो आपके बहुत इष्ट मित्र हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैं अपनी तस्वीरों के माध्यम से अगर कई हजार लोग हमारी तस्वीरों को देखेंगे और उसमें से 4 लोगों ने भी अगर इस स्कीम को अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए मेरी जो तीसरी आंख की जो तस्वीरें आप तक आ रही हैं वो उनको मैं मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो रहा हूँ और यही मेरी उपलब्धि। एक खास सवाल पूछना चाहूँगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और चूंकि इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत का हाथ रहा है। तो आप ये निजी सवाल है, आप बताना चाहें बताएं, ना बताना चाहें ना बताएं, मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप शेयर करना चाहती हो तो शेयर कर सकती हैं। देखिए विशाल भाई आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फीमेल ना हो जी। या महिलाएं ना हो या सुंदर सुंदर लोग हमारे चारों ओर ना हो तो जी। ये दुनिया बेकार जी। है ना। जी। जी। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक जोड़े को भेजा था, जी। जी। है ना, आदत। जब प्रकृति ने पहला जोड़ा भेजा था जी। तो अगर वो प्रेम और स्नेह नहीं होता तो ये सृष्टि या लोग या इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रेरणा कौन है? मैं अगर अगर आप बताना चाहें तो बताएं। कोई देखिए मेरी प्रेरणा हर वो व्यक्ति हैं मेरे चाहने वाले जो मुझे गलत काम पर मुझे आगाह कर देते हैं, मुझे सतर्क करते हैं और मुझे सीधा मार्ग देने का प्रयास करते हैं। नो डाउट उसमें मेरी बहुत सारे फीमेल दोस्त भी हैं, पुरुष दोस्त भी हैं, मेल दोस्त भी हैं, फीमेल इंस्पिरेशन कैंडिडेट। मतलब कोई प्रेरणा रही हो, कोई जिनकी प्रेरणा जिनका जो वेलविशर रही हो, जो देखिए आपको आगे बढ़ता देखना चाहती हैं, आपकी वेलविशर रही थी। मेरे बहुत से चाहने वाले लोग, मेरे प्रेमी जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया आगे बढ़ने के इतना तो लिए। मानते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इतना तो आप बिल्कुल ठीक है, मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं जो आप मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं किसके लिए क्या कर रहा मैं खास बात कर रहा हूँ, मैं खास ये बात कर रहा हूँ कि मेरा फिर मैं सवाल को दोहरा रहा हूँ कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता हूँ। है। बिल्कुल तो उसमें आप किनको मानना मेरे चाहेंगे? पत्नी पीछे को वो दर्जा देंगे या कोई और इंस्पिरेशन जो आपके मेरी देखिए शादी से पहले? मेरी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। बहुत से लोग हैं, मेल फीमेल हर तरह के दोस्त हैं, छोटे बच्चों से भी प्रेरणा ली है मैंने और नो डाउट हमें जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ लेना चाहिए और अच्छे व्यक्ति किसी भी रूप में हो सकते तो हैं, इतना तो मानते ही हैं? एक सुंदर महिला के रूप में भी। इतना मानते हैं कि हाँ हाथ होता है? बिल्कुल मैं यही सफल बस इतना ही वो पूछना चाहता हूँ। प्रेरित करते हैं आपको जो जी। दोस्त होते हैं जो आपके जी। जो फीमेल कैंडिडेट आपके प्रेमी हैं दोस्त हैं वो आपको पल पल पर आगाह करते हैं कि आप इस काम को करिए, हम आपको ऐसे देखना चाहते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी। मेरी एक दोस्त थी जी। जो मुझसे अक्सर कहा करती थी जी। कि मैं आपको टीवी पर देखना चाहती हूँ जी। और तब मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता था, बोलना नहीं जानता था। बोलना तो मैं अब भी नहीं जानता लेकिन एक माशाल्लाह बोल तो कॉन्फिडेंस। आप अच्छा लेते हैं, वो तब नहीं बोल पाते हो। देखिए विशाल भाई उस समय मैं डरता था, झिझकता था, जी। कैमरे के सामने बिल्कुल कंठ से सांस बाहर नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा भयभीत होने वाली कंडीशन होती थी। सर्दियों में पसीना आ जाता था, मैं मुझे याद है वो दृश्य। लेकिन उन दोस्तों की प्रेम से उनके बार बार कभी भी स्मरण करते थे तो याद आती थी उनकी कि ऐसा चाहते हैं। तो हमने धीमे धीमे प्रैक्टिस की और हमें बहुत अच्छा लग रहा है बताने में कि वो हमें देखते हैं और हमें कमेंट भी कर देते हैं। जी। तो हमें अच्छा लगता है। मैं बता दूं आपको जी। कि ये आपने ही मुझसे कहा था जी। कि हम आपको टीवी पर देखना चाहते हैं। तो टीवी पे तो नहीं आया लेकिन संचार क्रांति के माध्यम से आपके मोबाइलों तक मैं पहुंच रहा हूँ। देखिए आज सोशल मीडिया पीछे तो है नहीं, क्योंकि जहाँ तक ऑन एयर की बात की जाए पूरी दुनिया में ऑन एयर सैटेलाइट है, वहाँ तक नेट भी है। जहाँ सैटेलाइट है वहाँ नेट भी है। तो ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, बट हम लोग का काम तो
एक ही धुरी तो एक ही है। तो एक और ख़ास बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में फ़िल्म पठान को लेके हो हल्ला मचा हुआ है और मैं उस हौले पे चले जाऊँगा। सिर्फ़ एक बात पूछना चाहूँगा, क्या एक कलाकार, एक आर्टिस्ट जो कि कला के लिए जीता है और कला ही उसका धर्म है, तो क्या आपको लगता है कि ये फ़िल्म का जो विरोध हो रहा है, क्या सही देख रहे हैं? देखिए, वो फ़िल्म स्टार हैं, वो बहुत उनका कद हमसे बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ठीक। और कोई इस इतनी सारी बातें हमने आपसे की, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपसे जुड़े और कोई अनुभव आप अगर साझा करना चाहें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं समाचार पत्रों पर कोई कोई बात आप कहना चाहें समाचार के विषय विशाल पर? भाई, आपने जो हमारी जो शुरुआत हुई 28 अक्टूबर 99 से एक अलीगढ़ के प्रतिष्ठित समाचार पत्र से शुरुआत हुई। उसके बाद में अभी एज ए ट्रेनिंग सेंटर था मेरा, एक बड़ा अखबार जो आगरा रोड पर स्थापित था। बहुत सारा स्टाफ उसमें काम किया करता था और हमारी शुरुआत हुई वहाँ से। उसके बाद में कुछ झटके लगे, अनुभव मिले, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे और फिर हम बढ़े आगे। हमने कभी रुके नहीं। हम गिरे तो हमने रेंगना शुरू किया, फिर गिरे तो हमने थोड़ा खड़े होकर आगे बढ़े, तीसरी बार गिरे तो हम फिर दौड़ने लगे। वक्त के थपेड़ों ने हमको बताया कि गिरो तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, धीमे ही धीमे बढ़िए जा। और उसके बाद मैं लगभग 2004 के करीब मैं पहुंचा एनसीआर के एक समाचार पत्र में। वहां पर मैंने संचार क्रांति, डिजिटल क्या शब्द है, उस डिजिटल, वो मेरे लिए वक्त एक गोल्डन मोमेंट था। मुझे जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं गड़बड़ हो गया, वहाँ सही चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जाके लोकल अलीगढ़ ही नहीं, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमको वर्किंग स्टाइल पता चलने लगा और मैं देश की जानी मानी प्रतिष्ठित समाचार संवाद एजेंसी यानी पीटीआई से जुड़ गया वहाँ पर जी 2004 से। जी 2004 के बाद यूएनआई, एपी, राइटर, बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, आउटलुक और लगभग 80 से 100 समाचार पत्रों में जी मेरी तस्वीरें साझा होने लगी, जी प्रकाशित होने लगी। जी और मुझे ऐसा भूत सवार हुआ या कह सकते हैं ऐसा जुनून हुआ मुझे कि मैं किसी भी चरम रिस्क ले सकता था, किसी भी लेवल पर डू एंड डाई वाली कंडीशन में मैं आगे बढ़ने लगा। वो मेरे लिए एक ट्रेनिंग सेंटर था। किस तरीके से वक्त परिवर्तन, जो मैं बार बार आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जी मैंने एक दशक में एक सदी को पहचाना। जी ये बड़ी तेजी से परिवर्तन का दौर चल रहा था 2000 से और 2015 के बीच में पूरी दुनिया में इस तरीके से परिवर्तन हुआ कि जो हम देख रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जाते थे निक्कर पहन के, आज आप मल्टी स्टोरी स्कूलों में, एसी बसेस में, जो विदेशी कल्चर है वो पूरे तरीके से भारत में हम देखने को मिल रहा है। हमें मल्टी जो भी मॉडर्न सिटी है वहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं चीज़ें, और हमारा प्रयास है कि हम अगर उनकी बराबरी न कर सकें तो उनको पीछे पीछे दौड़, और उसी क्रम में हम लोग वक्त के परिवर्तन के साथ समय की ज़रूरत के हिसाब से जो प्रिंट समाचार पत्र थे वो काफ़ी कॉस्टली होने लगे। एक और बात प्रकाशकों को काफ़ी महंगे महसूस हो रहे थे। प्रकाशकों ने धीमे धीमे स्टाफ को कम करने का काम कर दिया। मजीठिया भी लागू हुआ, क्योंकि जब मजीठिया लागू होगा तो समाचार पत्र का जो स्टाफ है उसको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये अलग अलग प्रकाशनों के नाम से स्टाफ को रख लेते हैं, जी प्रिंटिंग प्रेस में रखेंगे, डिजिटल में रखेंगे, वहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। समाचार पत्रों के मालिकानों पर बहुत ज़्यादा लोड था फाइनेंशियल। इन्होंने कोरोना की आड़ में स्टाफ को ऐसे साफ किया जैसे गधे के सर से सिंह। ये बहुत ही दर्द भरी घटना है। कोरोना के वक्त जो लोग कई कई सदियों, कई कई दशक से आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आपने 1 मिनट के अंदर उनको कोरोना का झांसा देकर बाहर कर दिया, कितने संकट आए होंगे।
उन लोगों के ऊपर जो पूरी उनकी जीविका कमाने का माध्यम सिर्फ समाचार पत्र था। और आप उम्मीद करते हैं उन लोगों से कि समाचार पत्रों के लिए वो समाचार पढ़े और पढ़वाए? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में ही हमारे जैसे लोग पैदा होते हैं और डिजिटल के माध्यम से बड़े बड़े समाचार पत्र और टीवी एंकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं अपना। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हम प्रयास कर रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चलने का, एक समाज को नई दिशा देने का और समाज को जागृति करने का। हर व्यक्ति में इतनी शक्ति है, सोचने की, समझने की क्षमता है, बस सही निशाना, सही वक्त और सही दिशा की आवश्यकता है, तो हम इस काम को कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त कहा कि कुछ जगहों पर ये देखा गया कि उन्होंने आपदा को अवसर बनाया। बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी कहा, जी। ये एक जगह नहीं हुआ, मैं बहुत से ये एक ही सेक्टर या एक ही क्षेत्र में नहीं हुआ। अक्सर मेरे पास प्रदेश के बहुत सारे जिलों से, देश के बहुत सारे प्रदेशों से, बहुत से जिलों से फोन आते थे, मनोज भाई ऐसे ऐसे हो गया, बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, पत्नी की तबीयत खराब है, ये वो। लेकिन हम क्या करते, हम बेबस थे। लेकिन हाँ, मन में टीस थी, इस तरीके से समाचार पत्र, जिसने पूरा जीवन समाचार पत्रों के लिए समर्पित कर दिया हो, और उसको आड़े वक्त में तो मदद की जगह पेड़ की छांव, जब गर्मी जून जुलाई के महीने में जिसको पौधे को रोप कर हमने बड़ा किया हो, पानी लगा लगा कर, और जब छांव का नंबर आएगा तो उसको कोई काट के चला जाएगा, ये कौन सा न्याय है? बिल्कुल मनोज जी, सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मैं आपने जो दर्द बयां किया है, सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर नींद की गोली नहीं लेते। सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर नींद की गोली नहीं लेते। तो बिल्कुल, आपने आप जो ठीक दर्द कह रहे बयां हैं किया है, जी। ये बेशक तो मनोज जी, मैं एक और ख़ास सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पिछले कई सालों से भारत की सुप्रसिद्ध राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ में अपनी एग्जीबिशन लगाते चले आ रहे हैं, और आपने एशिया की 3rd यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की सुप्रसिद्ध राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आपने कई बार अपनी गैलरीज लगाई है, और उनको वीसी साहब ने सराहना भी की है। साथ ही यहाँ भी जितने जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने आपकी प्रदर्शनियों में आकर, और जैसे कि अभी पीयूष मोडिया ने लास्ट ईयर आए आपके यहाँ आईजी जोन, तो उसका कुछ अनुभव बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति जो आपके स्टूडियो में जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी अब्दुल जलील साहब और अब्दुल अजीज साहब वीसी साहब थे, और जलील साहब रजिस्ट्रार साहब थे। उन दिनों एक घटना हुई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, छात्रों द्वारा वीसी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। आग के हवाले कर दिया, क्या जी पता है आपको? जी 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 संयोगवश वो सारी तस्वीरें मेरे पास थी, और न जाने क्या हुआ, बीबीसी, एपी, राइटर, टाइम्स, एचटी, हिंदुस्तान, देश के सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्रों और एजेंसियों में उन्हीं तस्वीरों की धूम मची हुई थी, जी जिससे मैं थोड़ा ऊर्जा मिली मुझे, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव कवरेज थी। बहुत से दबाव आ रहे थे, साहब एक्सक्लूसिव तस्वीर नहीं है, एक्सक्लूसिव तस्वीर नहीं है, जो है जो आपके सामने है, आप लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें। लेकिन समाचार पत्रों की मजबूरी थी उस तस्वीर को प्रकाशित करना, और संयोगवश मेरे बहुत से चाहने वालों की वजह से वो तस्वीर मेरे पास तक, मैं मतलब वहाँ तक जाने में कामयाब हुआ था। उन तस्वीरों को देखकर वीसी साहब के जो डॉक्यूमेंट्स से उन्होंने जो थीसिस लिख रखी थी किसी विषय पे, जी वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी जाएंगी। और वहीं पर एक बहुत शानदार पेंटिंग थी, जो भारत के बहुत बड़े पेंटर थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की वो ले ली थी नागरिकता, फिदा हुसैन साहब की बहुत बड़ी पेंटिंग थी, कई लाख की थी, उसको भी जला दिया गया था। लेकिन जब वो तस्वीर वीसी साहब के सामने आई तो ना जाने क्या हुआ, वो मुझसे प्रेम करने लगे और मुझे अक्सर बुलाकर चाय पे बुलाते थे। बड़े सरल और स्वभाव व्यक्ति थे। जलील साहब भी, रजिस्ट्रार साहब भी बहुत सज्जन थे। तो हमने उनको एक प्रस्ताव दिया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोसी का कहर था 2008 में, मैं उसको कवर करके लेके आया था अपने एक साथी के साथ। मुझे लग रहा था इन तस्वीरों को साझा करना चाहिए, एक शिक्षण संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बड़ी पहुंच है, मुझे भी लालच था कि भाई मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी, मेरी पब्लिसिटी होगी। बिल्कुल लेकिन सच में ऐसा सोचता ही है। अलीगढ़ के जो कैनेडी हॉल है उसके पास में म्यूजियम है, उस म्यूजियम के लिए मुझे जगह निर्धारित कर दी गई। जी
और ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगों ने कि जो प्रदर्शनी का समय 2 दिन का था, वो मेरी लगातार 12 दिन प्रदर्शनी आगे बढ़ती बिल्कुल, रही, वहाँ आगे मैं भी बढ़ती जी, मौजूद था। इस बात का गवाह हूँ मैं, क्योंकि मैं वहाँ आया था और जिस वक़्त विजी साहब का वहाँ दौरा था। तो एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि आज के तो जो वो जो प्रदर्शनी थी, उस प्रदर्शनी ने मुझे एक मतलब पॉलिश कर दी हो मेरे अंदर। मुझे किस तरीके से सामने वाले से क्या बात करनी है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है तस्वीरों का, और किस तरीके से हम आगे भविष्य में नई तैयारियों के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आम जन को किस तरीके से अपने से जोड़ सकते हैं। वो 2009 की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के म्यूजियोलॉजी में जो प्रदर्शनी हुई थी, उसने मुझे बहुत पब्लिसिटी दी, बहुत प्रेम दिया और मुझसे सीधी पब्लिक जुड़ने लगी। उस प्रदर्शनी का असर इतना हुआ कि मैं जन-जन की ज़बान पे मेरा नाम, जो अखबार पढ़ते थे, उनके होठों पे मेरा नाम आने लगा। स्मृति पटल पर युवाओं के मेरा नाम पहुँचने लगा, और चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला था, इसलिए मुझको उसका पूरा लाभ मिला। और उसके बाद मैं नेपाल की त्रासदी, उत्तराखंड की त्रासदी, और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज थे, जी। जो बिल्कुल चरम पर चल रहा था आतंकवाद का एरिया, मुझे वहाँ भी जाने का अवसर मिला और उन तस्वीरों को मैंने राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के दौरान जिला अधिकारी महोदय आए थे, ऋषिकेश भास्कर साहब, बहुत ही सज्जन थे, महाराष्ट्र कैडर के थे वो, और उन्होंने मुझे बुलाकर, उन्होंने एग्जीबिशन देखी होगी, कहीं मुझसे पूछा कि क्या आप ऐसे करेंगे, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मुझे ऑफर करा जा रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ मैं अक्सर देख रहा हूँ। कई बार कई दशकों से हम नुमाइश को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ एक एक प्रोग्राम के लिए 2 घंटे के लिए 100 लोगों की सिफारिश रहती। लेकिन उन्होंने मुझे, मैंने जब हाँ बोला, मैंने सलाह ली अपने बड़े भाई से अपने घर में, तो उन्होंने कहा भाई कर दो। मुझे उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने प्रेम दिया, और मुझे कृष्णांजलि के बराबर में जो दरबार हॉल है जी। उसमें बहुत बड़ा स्थान दिया। सच में डीएम साहब का और एडीएम साहब, उस वक्त के जो ऑफिसर्स थे, वो इतने उदार हृदय थे, दूरदृष्टि और प्रेमी और सामाजिक सरोकार रखने वाले अधिकारी थे। उन्होंने मुझे बहुत स्थान दिया और वो प्रदर्शनी लगातार कई वर्षों तक आगे बढ़ती रही और आम जन मुझसे सीधा जुड़ता रहा। एक और ख़ास सवाल कि आप नई उम्र के जो पत्रकार हैं या जो नवयुवक हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर देखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या जो मास कॉम कर रहे हैं या डिप्लोमा जर्नलिज्म कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं। तो आपने तो क्योंकि प्रैक्टिकल किया है, मैं तो प्रैक्टिकली आपको देख रहा हूँ, 2-3 दशकों से आप प्रैक्टिकली फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। पढ़ना और उसके साथ-साथ उसमें पारंगत होना, उसकी जानकारी रखना, बारीकियाँ रखना। तो क्या टिप्स कोई साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम जिस तरीके से पर्वतों से कुछ पानी की बूंदें चलती हैं और धीमे-धीमे वो झरने का रूप लेती हैं, फिर नदी से एक समुद्र में मिल जाती हैं। उस प्रोसेसिंग में कई वर्ष लग जाते हैं, कई मंथ भी लगते हैं, कई वर्ष भी लगते हैं और कभी-कभी तो कई दशक भी लग सकते हैं। तो जो मेरे साथी इस लाइन में आना चाह रहे हैं, वो कान खोलकर सुन लें। ये लाइन आगे और आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। आप पूरे तरीके से शिक्षित हो, आपकी एक जो मानक है उस वहाँ तक शिक्षा ग्रहण कर रखी हो आपने, उसके बाद जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें पूरी जानकारी हो। इसके साथ में आर्थिक मजबूती के लिए आपके क्या संसाधन है। अगर आप इन चीज़ों से फुलफिल हैं, वक्त के साथ दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, डिजिटलाइजेशन में रोजाना परिवर्तन हो रहा है, अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, वक्त के साथ में नए नए इक्विपमेंट्स नहीं लाएंगे, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप ना आए इस लाइन में, आप घर पर बैठे कोई और कहीं न कहीं व्यापार करें। तकनीक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तकनीकी जानकारी के साथ ये जो पत्रकारिता है, ये किसी लाला की दुकान नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, हालांकि टेक ओवर कर लिया है लालाओं ने। ये मिशन है, और जिसको मिशन को आगे बढ़ाना है, अब लोग कहेंगे साहब ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है। देखिए, सरकार कोई भी हो, जब तक आप शोषित, वंचित, पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं बनेंगे, उनके हाथ और पैर नहीं बनेंगे, उनका दिमाग नहीं बनेंगे, तो फिर आप इस लाइन में ना आए। ये मिशन का काम है
पैसे कमाकर जेब में रखने का नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कोई व्यापार करें और मिशन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित होकर मिट्टी में मिल जाना है। एक शायर की 2 पंक्ति याद आ रही है, अगर आप बिल्कुल इजाजत दें बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। तो मुझे लगता है मैं जो भी टूटे फूटे अल्फाजों में बोल रहा हूँ मैं आप तक देखिए, पहुंचाने का ये प्रयास आपकी भावनाएं हैं और ये मैं इनकी कदर करता हूँ, क्योंकि क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, जो औरों के आंसू पीता है। ये एक बड़े हृदय की चीज़ें हैं, बड़े भावनाओं की बात है। और आज ये बहुत फ़ख्र का महसूस कर रहा हूँ कि आज अलीगढ़ की एक ऐसी शख्सियत जिसने कि मनोज अलीगढ़ी का खिताब उसको हासिल है, और ये खिताब ही नहीं, साथ ही साथ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर एशिया के कई देशों में जिन्होंने अपनी फ़ोटो पत्रकारिता फ़ीचर्स के द्वारा लोगों को अपनी फ़ोटो से रूबरू कराया है, अखबारों में भी, और साथ ही साथ अब तो तकनीकी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप कहीं किसी नाम की मोहताज नहीं है। मैं आपकी बात को रोककर एक बात और कह दे रहा हूँ। लोग कहते हैं फोटोग्राफी क्या है। जी, एक हमारे दोस्त है दौलत राम जी, उन्होंने बड़ी शानदार पंक्ति कही है, जी, गूंगे बनकर कहना सीखो, बहरे बनकर सुनना, बिन पंखों के उड़ना सीखो, और दीपक सा जलना। जो तस्वीर है, लोग कहते हैं ना एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, बिल्कुल। लेकिन हम उसे कहते हैं कि हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, अशिक्षित, जिसने स्कूल ना देखा हो, जो शब्द का ज्ञान ना हो, हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से पूरा मैसेज कन्वे करने का प्रयास करते हैं, उसी को फोटोग्राफी कहा जाता है। और फोटोग्राफी कभी बूढ़ी नहीं होती, फोटोग्राफी हमेशा तरोताजा जवान रहती है। अगर लगन आप में है तो उस फोटोग्राफी के मैदान में उतरिए और उन तस्वीरों को संचय करिए, तस्वीरों को उतारिए अपने कैमरे में, और फिर देखिए जीवन का, नेचर का, प्रकृति का क्या आनंद महसूस करेंगे। एक तस्वीर आपकी काया पलट सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मनोज जी, जैसा कि आपने साफ कहा है कि आसमान में भी छेद हो सकते हैं, आसमान में भी छेद हो सकते हैं। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। आज जिस शख्सियत को हमने आपसे मिलवाया और उन्होंने हमसे अपने अनुभवों को साझा किया, हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं, और कि वो हमारे तीसरी जंग स्टूडियो में आए और हमसे रूबरू हुए और हमारे दर्शकों से अपने अनुभव को साझा किया। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब मनोज अलीगढ़ी जी। विशाल भाई, मैं आपका और आपके संपादक महोदय, तीसरी जंग के संपादक परवेज भाई और आपकी पूरी टेक्निकल टीम का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे इतना समय दिया और जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। और एक बात और, मुस्कुराइए, आप अलीगढ़ में हैं। जिंदाबाद।